मेरा नाम सत्यम सिंह है एंड आई एम ए रिसर्च स्कॉलर इन द बनारस यूनिवर्सिटी in the Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology. And I have qualified my JRF in December 2021. And now I will teach you the prehistory portion of archaeology paper. एज यू नो हम लोगों ने सिलेबस पहले डिस्कस कर लिया है कि हमारा सिलेबस 10 यूनिट्स में डिवाइड होगा। और मैंने पिछला वीडियो जो हम लोगों का यूट्यूब पे डाला गया था उसमें हम लोगों ने पूरे सिलेबस को अच्छे से डिस्कस किया था कि हम लोगों का सिलेबस कैसे होगा और फिर हम लोग कैसे उस क्लास को लेके पढ़ेंगे। तो उसी में से मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है ताकि जो आपके अंडरस्टैंड एक छोटा सा टॉपिक है जो थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल बेस्ड होगा, थोड़ा सा उसमें हम लोग थ्योरी भी देखेंगे उसका, थोड़ा सा कुछ उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिस कॉन्सेप्ट को समझे बिना हम लोग आर्कियोलॉजी को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तथा साथ ही हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लाया हूँ ताकि आपको 3-4 क्वेश्चन ही रहेंगे ताकि आपको ये पता चले कि जो क्वेश्चन है वो किस पोर्शन से उठाए जा रहे हैं और हमें उसे सॉल्व कैसे करना है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देता हूँ टॉपिक का। तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं अपना उसको मैं पीपीटी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तो ये पीपीटी है, आप लोगों को शो हो रहा होगा। एक बार मुझे कोई लोग कंफर्मेशन दे दे कि आप लोगों को ऑडियो अच्छे से आ रही है और आप लोग मेरा पीपीटी भी देख देख रहे हैं। आप स्क्रीन शेयर मेरा आपको सभी लोग को दिखाई दे रहा है, कोई लोग कंफर्म कर दे मुझे। हाँ, आपका ऑडियो और वीडियो दोनों अच्छे से आ रहे हैं। ओके, तो ठीक है, फिर मैं बढ़ता हूँ पीपीटी की ओर। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने जो टॉपिक चुना है वो एक प्री हिस्ट्री का एक पोर्शन है, जो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। इसमें हम लोग बहुत डीप बात नहीं करेंगे। मैं बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं लाया हूँ आप लोगों के लिए। हम बस एक कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी की बात करेंगे और फिर हम लोग एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे इस क्लास के माध्यम से। तो जैसे हम लोग टूल्स के बाद, जैसे कि मैंने अपने अगले स्लाइड में दिखाया है कि आज हम लोगों का क्या क्या कंटेंट होगा। जैसे 2-3 टॉपिक कंटेंट है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा इसके लोअर पैलियोलिथिक के जो निम्न पूरा पाषाण काल है जिसको हम लोग कहते हैं उसकी क्रोनोलॉजी पे चर्चा करूंगा। थोड़ा इसके कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक मैंने बात की थी कि आज हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे, कुछ क्रोनोलॉजी को लेके चर्चा करेंगे, कुछ इसके टर्मिनोलॉजी को लेके चर्चा करेंगे, कुछ टूल टेक्नोलॉजी को लेके चर्चा करेंगे। और तथा साथ ही इसमें हम लोग कुछ देखेंगे कि इसके कुछ एविडेंसेस कहाँ कहाँ मिले हैं जो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर है उसके एविडेंस। तो जैसा कि आप लोग नेक्स्ट, हाँ, तो मैं बात वहां से शुरू करना चाहूंगा कि भारत में जो पहला पाषाण उपकरण है जहां से स्टडी शुरू होता है, जो पहला हैंडेक्स है, वो कहाँ से मिला था। तो एक ब्रिटिश अधिकारी है, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फूटे हैं। वो मेनली वो जियोलॉजी भूविज्ञान से है। तो एक बार वो अपने रूटीन कार्य में व्यस्त थे और तथा वो अपना कुछ काम कर रहे थे, तभी उन्हें एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई देता है। और जो पत्थर का वो टुकड़ा होता है उसको वो ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें लगता है कि ये पत्थर का टुकड़ा कुछ स्पेशल है, क्योंकि उन्होंने वो जान लिया था कि इसपे कुछ मानव के हस्तक्षेप के प्रमाण मिले हैं, अर्थात मनुष्य ने इसको कुछ आकार देने का प्रयत्न किया है। तो फिर उन्होंने उसे लेते हैं और फिर जब उसको बाद में उसमें एनालिसिस किया जाता है उसको लेके, तो फिर ये पता चलता है कि ये जो पत्थर का टुकड़ा कोई आम टुकड़ा नहीं होता है और ये एक हैंडेक्स टूल होता है जो उनको पल्लवरम में मिलता है। पल्लवरम मद्रास में है और 1863 की ये घटना है। तो जैसे ही ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके का एविडेंस उनके सामने आता है, तो ये कह सकते हैं कि भारत के प्री हिस्ट्री के जगत में एक विशेष उपलब्धि होती है, क्योंकि अभी तक उस तरीके से जो भारत का प्री हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, प्री हिस्ट्री का जो पीरियड है, वो अभी तक कह सकते हैं कि आकार में नहीं आया था। तो ये जो खोज है ये महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। इसी कारण जो रॉबर्ट ब्रूस फूटे हैं उनको हम इंडियन प्री हिस्ट्री का फादर भी कहते हैं।
ठीक है। साथ ही इसके अलावा हम देखते हैं कि उसी काल में, जैसे मैंने यहाँ पे ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है इस इमेज के लेफ्ट साइड में, ये वही हैंडेक्स है जो रॉबर्ट रॉबर्ट बुश फुटे ने पहली बार प्रतिवेदित किया था पल्लवरम से। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे कई सारे रिसर्चेस आने लगते हैं, जैसे रॉबर्ट ब्रूस फुटे ही रहते हैं, वो अपने साथी के साथ, जो जिनका नाम होता है विलियम किंग। ये हमेशा प्रश्न आता है एग्जाम में आपके, कि विलियम किंग जो होते हैं उनको अतरिपक्कम से भी इस तरीके का क्लीवर मिलता है, जो आपके जो इमेज के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है, वो वही क्लीवर है जो उनको मिला था रॉबर्ट ब्रूस फुटे को। और इसी तरीके से, अच्छा, इसके पहले भी एक और एविडेंस मिल चुका था 1857 में एल मसूरी को। वो मध्य प्रदेश में एक चर्ट एरोहेड मिला था, मतलब कि वो चर्ट पत्थर का बना हुआ एक बानाग्र था। तो इस तरीके के एविडेंस हमारे सामने आने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे शुरुआत होता है प्री हिस्ट्री का, भारत में प्री हिस्ट्री के अध्ययन का। तो ये मैंने कुछ फैक्चुअल चीजें बताई थी, ताकि आपको एक रुचि जगे कि भारत में जो कैसे प्री हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। डिटेल में हम लोग फिर आगे के क्लास में भी चर्चा करेंगे इसकी। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है, ये मैंने एक छोटा सा, एक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मैंने एक चार्ट तैयार किया है, कह सकते हैं कि जैसे इसमें मैंने बताया है कि जो स्टोन हमारा एज है, तो कैसे उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसके पहले एक फैक्चुअल चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एक विद्वान है क्रिश्चियन थॉमसन है, और पीएफ स्यूम है, ये लगभग 10 बार ये एग्जाम में आ चुका है कि किस विद्वान ने जो हमारा भारत का जो सॉरी मानव का जो इतिहास है उसको 3 भागों में विभाजित किया है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। तो ये पीएफ स्वीम और क्रिश्चियन थॉमसन का नाम आता है। तो ये 3 विद्वान हैं, ये विद्वान हैं जिन्होंने इस पूरे टाइम पीरियड को 3 पीरियड में बांटा है। बहरहाल, उसके बाद जो स्टोन एज है उसको भी हम 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता भी होगा। उसके बाद हम पैलियोलिथिक का भी 3 डिवाइजन करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों पैलियोलिथिक इतने डिवाइडेशन किए गए हैं, उसके पीछे का क्या आधार है, क्यों हम लोग 3 इसको कालखंडों में विभाजित करके इसको पढ़ते हैं। फिर पैलियोलिथिक को भी 3 कालखंडों में डिवाइड किया जाता है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। मैंने इसका हिंदी नेम भी लिख रखा है, जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है वो लोग हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। हालांकि टर्मिनोलॉजी है तो विशेष कठिनाई नहीं आएगी किसी को। तो अच्छा, एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे ये जो तीनों है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, इसको किसने डिवाइड किया था? ये भी प्रश्न आते हैं हमेशा से। तो ये जो डिवाइड किया था, ये एडवर्ड लॉटरेट नामक एक विद्वान है, इन्होंने इस पैलियोलिथिक को 3 पीरियड में डिवाइड किया था। जो पहले थे उन्होंने पूरे मानव के इतिहास को 3 काल में विभाजित किया था, एडवर्ड लॉटरेट है, इन्होंने पैलियोलिथिक को 3 पीरियड में डिवाइड किया था। तो ठीक है, तो फिर हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं इसमें। तो मैंने कुछ एक दो आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा करूंगा, जिससे हमेशा ये टर्मिनोलॉजी आपके पूरे आर्कियोलॉजी के क्लास के दौरान प्रयोग में आते रहेंगे, पूरे स्टोन एज के दौरान प्रयोग में आते रहेंगे। इसलिए मैंने एक दो कॉन्सेप्ट आपके सामने लाया है। जैसे हमेशा आप सुनते हो कि कोर टूल है, फ्लैग टूल है। कोर क्या होता है, फ्लैकिंग क्या होता है? तो मैं थोड़ा सा एक एक लाइंस में आपको बता दूं कि जो कोर होता है, कोर वो पाषाण का टुकड़ा होता है, या स्टोन कह सकते हैं पार्ट होता है, जिससे हम अपना टूल बनाने वाले हैं। जैसे ये कोई पाषाण खंड है, कोई पाषाण का टुकड़ा है, स्टोन का टुकड़ा है, ये जो होगा कोर होगा, क्योंकि हम इसी से अपना टूल बनाएंगे। ठीक है, तो इसको कोर कहेंगे हम लोग। अच्छा, अब इस कोर को तो हम ऐसे ही नहीं रखेंगे, इसमें हम लोग कुछ प्रयास करेंगे कि ये एक शेप में आ जाए, जिससे उसका एज शार्प हो जाए, हम लोग उससे कुछ काम कर सके। तो हम लोग इसको तोड़ते हैं, हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, ताकि एक कह सकते हैं कि एक आकार में आ जाए। तो हम लोगों ने अगर इस पाषाण खंड को ब्रेक किया यहाँ पे, तो जो टुकड़ा अलग होगा, ये जो टुकड़ा है जो अलग हुआ है कोर से, हमारे मेन पाषाण खंड से, उसको हम लोग फ्लैग कहेंगे। तो ये फ्लैग हो जाएगा और ये कोर होगा। और ये जो प्रोसेस है, जो फ्लैग को कोर से अलग करने का प्रोसेस है, उसको फल्कीकरण कहते हैं, फ्लैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 टर्मिनोलॉजी हो गए, कोर हो गए, फ्लैक हो गया, फ्लैकिंग हो गया। ये हमेशा यूज में आएगा आपके पूरे क्लास के दौरान, पूरे आर्कियोलॉजी के क्लास के दौरान। ठीक है, तो ये 3 वो कॉन्सेप्ट थे, 3 टर्मिनोलॉजी थे। ठीक है, इसके बाद मैंने इसके बाद मैंने कुछ टेक्निक्स बताए हैं कि जो लोअर पैलियोलिथिक का पीरियड है, ये ऐसा पहला पीरियड है जहां से हमें मानव द्वारा कुछ किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। अर्थात यहीं से मानव का कल्चर शुरू होता है, मानव के पूरे इतिहास का कल्चर शुरू होता है। एक बात मैं बता दूं कि मनुष्य का जो पूरा इतिहास है, उसमें जो 99% है वो सिर्फ प्री हिस्ट्री का पार्ट है।
99% प्री हिस्ट्री का ही पार्ट है, और इसमें मानव का जो विकास यद्यपि धीमा होता है, बाद में चल के जैसे जैसे उसके बुद्धि का विकास होता है वो तेज होता है। तो मैंने बताया है कि इस स्लाइड में कि कैसे जो शुरू हो रहा है तो वो कैसा पत्थर बना रहा है। शुरू में मानव के जो शारीरिक कैपेबिलिटी है वो थोड़ा सा कम है, उसके जो मस्तिष्क का जो बुद्धि का जो विकास है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो धीरे धीरे वो कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ता है अपने कल्चरल इवोल्यूशन में, सांस्कृतिक विकास में। तो जो पहला हथियार का टूल बना और जो टेक्निक उसको नाम विद्वानों ने दिया है उसको बोलते हैं एनिमल टेक्निक या हैमर टेक्निक। इसमें बेसिकली होता क्या था इस हैमर टेक्निक में कि एक टुकड़ा होता था, हम लोग को जो भी कोर से हथियार बनाना है उसको हम लोग एक बड़े पाषाण खंड पे लेके पटक देते थे। एनिवल मतलब ही उसको एनिवल पे पटक देते थे। इस पटकने के दौरान आप यहाँ देख सकते हैं कि एक क्रैक पड़ा है, और ये चीज, ये जो चिप्पर है, ये जो पार्ट है वो अलग हो जाता। तो यही इसी को ये लोग एज के रूप में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पहले शुरू शुरू में शेप नहीं दिया जाता था। तो ये एक बहुत अविकसित कह सकते हैं कि टेक्निक था, लेकिन मनुष्य इसी से शुरू में काम चलाता था। बाद में एक और टेक्निक वो लोग यूज करते थे जिसको बाइपोलर टेक्निक कहते हैं, दो दो ध्रुवीय टेक्निक कहते हैं, जिसमें वो एक नीचे एक पत्थर होता था जिसपे रख वो एक पाषाण रखते थे जिससे उनको टूल बनाना है, बड़े हैमर से इस पर वार करते थे, इसको इस पे वार करते थे। और ये जो छोटा वाला गोला है ये कई टुकड़ों में ब्रेक हो जाता था। फिर इस ब्रेकिंग पार्ट को ही ये लोग यूज करते थे टूल के रूप में, जैसे किसी चीज में छेद करना हो, होल करना हो, उन्हें कोई चीज खुरचना हो, कहीं गड्ढा खोदना हो, इसी से ये लोग काम चलाते थे। फिर थोड़ा सा टेक्निक आगे बढ़ता है, तो फिर एक जो टेक्निक है उसका नाम है हार्ड हैमर टेक्निक। इस टेक्निक में वो क्या करते थे, ये थोड़ा सा डेवलप्ड टेक्निक है कि हाथ में जिससे इनको टूल बनाना है उसको हाथ में लेते थे, तथा दूसरे हैमर से, हैमर भी पहले स्टोन के ही होते थे अथवा हड्डी के होते थे अथवा लकड़ी के होते थे, तो जिस इस हैमर से इस पर वार करते थे, चारों तरफ से छोटा छोटा चिप्पर निकाल के कोशिश करते थे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे चिप्पर हटाया गया है, कोशिश करते थे कि इससे चिप्पर हट जाए और एक शार्प एज तैयार हो जाए। इसी तरीके से दूसरा जो टेक्निक है जिसको सॉफ्ट हैमर टेक्निक कहेंगे, यहाँ इसके लिए हैमर के रूप में ये कोई मुलायम चीज उपयोग करते थे, जैसे वो कोई हड्डी हो सकता है, कोई लकड़ी हो सकता है। इससे इससे फ्लैकिंग करने का फायदा क्या होता है कि इससे ग्रिपिंग अच्छी होती है, कंट्रोल अच्छा होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप वार किया जाता है। तो इसके लिए ये लोग हॉलो कह सकते हैं कि लकड़ी का यूज करते थे तथा हॉलो बोन का यूज करते थे। तो ये कुछ टेक्निक्स थे जिसके मैंने नाम बताया आपको, जिसमें एनिमल टेक्निक हो गया, सॉफ्ट हैमर टेक्निक हो गया, हार्ड हैमर टेक्निक हो गया तथा बाइपोलर टेक्निक हो गया। ये हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है कि किस टेक्निक का यूज किस एज में हुआ, हैमर टेक्निक किस एज में विकसित था, इत्यादि को लेके प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। नेक्स्ट जो अब मैं कुछ टूल्स की बात करता हूँ, ये हमेशा प्रश्न में आता है कि अच्छा बताइए असूलियन टूल किस एज में है। ये जो या एज का नाम दे देता है मिलाने के लिए, मैच करने के लिए, कि बताइए चॉपर चॉपिंग जो टूल है उसका संबंध हम किस एज से करते हैं। तो जैसे मैंने कुछ टूल्स के यहाँ पे नाम दिए हैं जो लोअर पैलियोलिथिक में बन रहे थे, उस समय उनका कह सकते हैं कि यूज हो रहा था। जैसे पहला चॉपर टूल है। जो चॉपर टूल है उसमें बेसिकली आपको ये समझना है कि ये भी बहुत अविकसित कह सकते हैं कि औजार था। इसमें क्या किया जाता था कि एक कोई टूल होता था, उसको यहाँ पे कुछ ब्रेक करते थे और एक रिज बना देते थे, बस थोड़ा सा धार बना देते थे, इसके एक ही तरफ वन साइडेड ही धार रहता था। ये चॉपर टूल है। जब चॉपिंग टूल है उसमें दो तरफ ये दो रिज बना देते थे, जैसा कि आप देख सकते हैं दो किनारा बना देते थे, इससे ज्यादा धार होता था। ये बाईफेसियल होता था, दो कह सकते हैं कि दो फेस की तरफ से होता था, तो दोनों तरफ इसका यूज कर सकते थे हम लोग। तो ये चॉपर चॉपिंग। इसके अलावा एक अन्य जो परंपरा है ये इसको हम लोग पेबल टूल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पेबल्स पे बनाए जाते थे, पत्थर जो गोले पत्थर होते थे उसको ज्यादा यूज किया जाता था। इसके आगे का जो कह सकते हैं कि जो टूल है, जो काफी अच्छा टूल है, बाद में हम देखते हैं कि आगे के काल में ये कंटिन्यू होता है, ये असूलियन टूल है। असूलियन टूल में प्रमुखता से हैंडेक्स का यूज होता है। हैंडेक्स एक बहुआयामी उपकरण होता है जिसका हम लोग कोई चीज नुकीला करने में इसके शार्प यूज का यूज कर सकते हैं, कोई चीज को छीलना हो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कई तरह का यूज होता था। तो जो हैंडेक्स होते थे वो इस तरह के का शेप का होता था। ये भी असूलियन हैंडेक्स इसको भी कहते हैं। असूलियन कल्चर ही है, क्योंकि फ्रांस में एक जगह है ला असूलियन, वहां से इस तरह के टूल पहले विद्वानों को मिला,
इस कारण से इसका नाम असूलियन टूल रखा गया। और फिर इस तरीके के जो टूल्स अन्य देशों में भारत में मिलने लगे, तो फिर इस टूल को असूलियन कल्चर कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये कुछ हैंडेक्सेस है, असूलियन हैंडेक्स। सच कुछ क्लीवर है, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि क्लीवर है जो आज के खुरपे की तरह जो होता है, इस तरीके का फावड़े की तरह जो होता है, इस तरीके का एज होता है। ये कुछ चीज को कोर खनने में इस तरीके का इस्तेमाल होता है। तो ये हैंडेक्स हो गए, क्लीवर हो गए। तो इस तरीके के जो टूल हैं, पेबल टूल्स हैं, चॉपर चॉपिंग है, असूलियन टूल है, हैंडेक्स जिसमें आते हैं, क्लीवर आते हैं, इस तरीके के इस टूल्स का संस्कृत में यूज होता था। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य समझ थी जो आपको इस अपर लोअर पैलियोलिथिक में आपको समझना था। अच्छा, मैं कुछ फैक्चुअल उदाहरण देता हूँ जिससे आपको पता चले कि इसका प्राचीनता क्या है, इसके प्राचीनता परिमाण कहाँ पे मिले हैं जो लोअर पैलियोलिथिक टूल है। तो जैसे सबसे पहले जो इसका जो सबसे अर्लीस्ट प्रमाण है वो हमेशा वो हम देखेंगे कि मानव के इवोल्यूशन के भी अच्छे साक्ष्य हमें अफ्रीका में ही मिल रहे हैं। तो जैसे तुर्काना एक लेक है, केन्या में है, यहाँ पे अर्लीस्ट स्टोन टूल पाए गए हैं, सबसे पुराने स्टोन टूल पाए गए हैं जिसकी डेटिंग लगभग 2.6 मिलियन बिफोर पास्ट है, 26 लाख साल पहले है, और जो रिचर्ड लीकी द्वारा तैयार किया गया, खोजा गया था। फिर ओल्डवान पेबल टूल है, इसको ओल्डवान कल्चर भी कहते हैं। हम लोग ओल्डवान कल्चर के बारे में अच्छे से चर्चा भी करेंगे। जैसे ये भी अफ्रीका में है, यहाँ से भी हमें 1.8 मिलियन बीपी के स्टोन टूल्स मिल रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमें होमो निट के भी साक्ष्य मिले हैं, जो होमो हैबिलस मानव है उसके भी साक्ष्य मिलते हैं, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। फिर जो उत्तर बेनी है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो उत्तर बेनी है जम्मू कश्मीर का, और रिवात जो है जम्मू कश्मीर का। यहाँ से भी हमें भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बहुत पुराने एविडेंस मिल रहे हैं, स्टोन टूल्स मिल रहे हैं। इसके अलावा मैंने कुछ और एक टेबल आप लोगों के लिए एक तैयार किया है ताकि आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग को। मैंने कुछ आइडिया साइट्स को इसमें लिया है, जैसे भीमबेटका हो गया मध्य प्रदेश में, यहाँ भी हमें मानव के कह सकते हैं कि स्टोन टूल के प्रमाण मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, और प्राचीन मानव के निवास के प्रमाण मिलते हैं। अतरिपक्कम है तमिलनाडु में, यहाँ से हमें मिलते हैं स्टोन टूल्स के साक्ष्य। डिडवाना हो गया राजस्थान में, हुंसगी हो गया कर्नाटक में, यहाँ पे हमें अर्ली ह्यूमन असेंबलेज मिलते हैं। यहाँ का एक्सकेवेशन भी हो चुका है, के पदैया महोदय ने करवाया था। तो इस तरीके के हमें साक्ष्य मिलने लगते हैं। तो ये एक मोटा मोटी कुछ स्लाइड्स थे जो जिसके माध्यम से मैंने आपको जो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर है उसके बारे में एक समझ देने की कोशिश की है। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया है, कुछ फैक्चुअल बातें भी की है, जिससे आपके प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए रखा है, जैसे मैंने अभी ही आपको पढ़ाया है कि रॉबर्ट ब्रूस फुटे ए मेजर आर्कियोलॉजिस्ट पायनियर इंडिया वाज सर्व विद, मतलब कि वो किस विभाग से थे। मैंने बताया था कि वो किसमें थे, जूलॉजी के थे। तो देखिए इस तरीके के भी प्रश्न बन जाते हैं कि उनका ऑक्यूपेशन क्या था। तो आपको इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होगा अपने एग्जाम में और प्रश्न सॉल्व करते समय। तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, इसका आंसर 1 होगा। वैसे ही एक मैंने दूसरा क्वेश्चन उठाया है, विच इज द फॉलोइंग नोन एज बाइफेशियल टूल। कौन सा टूल बाइफेशियल है, मतलब दोनों एज है। मैंने अभी इसकी चर्चा की है कि जो चॉपर होता है उसका तो एक ही एज बनाते हैं हम लोग, जो चॉपिंग होता है इसमें दोनों फेस होते हैं, दो फेसियल बनाते हैं, इसका दो रिज बनाते हैं। हाँ, ये फिर मैंने एक तीसरा भी प्रश्न उठाया था कि जैसे कौन से विच टर्म इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब अर्ली स्टोन टूल विद सिंगल प्रोमिनेंट कटिंग एज। अब इसमें सिंगल प्रोमिनेंट एज क्या है, कौन सा है, कटिंग एज है, तो चॉपर टूल मैंने बताया था। इसका मैं हिंदी में भी प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, इसके हिंदी में भी प्रश्न पत्र रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे, उसका जो व्याख्या भी रहेगा वो दोनों मीडियम में रहेगा। तो जो चॉपर टूल है वो उसमें एक ही एज है, अभी मैंने चर्चा की है इसकी। अच्छा, एक और प्रश्न है, which hominid species is often associated with the Olduvine tool industry in the lower Paleolithic। मैंने अभी ओल्डवाइन की चर्चा की है कि ओल्डवाइन जो इंडस्ट्री है उसमें कौन से मानव के साक्ष्य मिले हैं। मैंने बताया कि होमो हैबिलस जो है वहां से इसके साक्ष्य मिल रहे हैं। तो इसकी और भी विस्तार से चर्चा की जा सकती है अगर हम जब आगे की क्लास में आप लोग बढ़ेंगे। तो इस तरीके के आपको प्रश्न को सॉल्व करने हैं, ऐसे आपको अंडरस्टैंडिंग विकसित करनी है। समय समय पे हमारी फैकल्टीज आपको भरपूर सहायता करेगी कंटेंट को लेके, दोनों लैंग्वेज में कंटेंट को लेके। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है कंटेंट के प्रति, आपके ट्यूटर के प्रति, क्योंकि वो लोग सभी अच्छे से आप लोगों को गाइड करेंगे। तो ये था मेरा स्लाइड शो। थैंक यू।